नमस्कार दोस्तों, डीलो जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 18 के बारे में, जो कि है बीएनएसएस का। बीएनएसएस होती है हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, बात कर रहे हैं चैप्टर 18 की, जो कि सीआरपीसी का है चैप्टर नंबर 17। 17 किस बात के बारे में बात करता है? जो सीआरपीसी का 17 है, चैप्टर 17 सीआरपीसी किस बारे में बात करता है? चार्ज के बारे में। यानी चार्ज क्या होता है? आरोप लगाया जाता है। आरोप किस पर लगता है? अभियुक्त पर लगता है। तो देखिए क्या क्या होते हैं इसके अंतर्गत प्रोविजन। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो जिसमें सेक्शन कवर कर रहा है वो कवर कर रहा है 234 से 247 तक। 234 से 247 तक सेक्शंस की बात की जा रही है। ये वही सेक्शन है जो होते हैं 211 से 224 तक। 211 से 224 तक सीआरपीसी में बात की जाती है चार्ज की। ठीक है, यहाँ पे होता है जैसे 17 खतरा। हम सीआरपीसी में इसको इस तरीके से याद करते थे, 17 आरोप का खतरा। लेकिन अब बात की जा रही है खतरा बढ़ के चला गया है 18 पर, यानी 18 में हो गया है आरोप का खतरा। 234 से 247 यानी कि 234 से 247 तक की बात की जा रही है। तो सबसे पहले क्या होता है, आरोप क्या होता है? अभियुक्त को उसके अपराध की जानकारी देने वाला मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखित कथन होता है। सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं इसके अंतर्गत, तो ये बोल रहा है कि आरोप होता है, व्यक्ति पे आरोप लगाया जाता है। ए नाम का व्यक्ति है, इस पे आरोप लगाया जा रहा है किस चीज का? अपराध का। तो क्या हो गया? अभियुक्त हो गया। ये हो गया अभियुक्त। ए नाम का अभियुक्त है, इस पे किसी अपराध का आरोप लगाया जा रहा है। तो मजिस्ट्रेट के द्वारा जो कथन किया जाता है कि भाई तुमने ये अपराध किया है, तो ये होता है आरोप। ठीक है, ये क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। किसका प्रोसेस होता है? कोर्ट का प्रोसेस होता है, जो गति देता है। गति मतलब स्पीड बढ़ाता है। किस चीज की? मतलब जिस भी चीज का प्रोसेस चल रहा है, कोर्ट की प्रोसीडिंग जो होती है उसको गति देता है, बढ़ाता है। आरोप लगाया अभियुक्त के खिलाफ, अभियुक्त के खिलाफ आगे आरोप लगाया, तो उससे क्या हो गया? आगे प्रोसीडिंग बढ़ने लग गई। अब जब आरोप तय हो जाता है तो ये प्रोसेस होता है दूसरा। एक तरफ आरोप लगाया कि भाई आपने हत्या की है, और जब हत्या करना तय हो जाता है कि हाँ ए नाम के व्यक्ति ने हत्या करी है, तो ये एक प्रोसेस शुरू हो जाता है कि भाई अब उसने हत्या कर दी, उसको दंड वगैरह दिया जाएगा। उसका प्रोसेस ये होगा। तो यहाँ से क्या होता है? ट्रायल वगैरह स्टार्ट होती है। आरोप लगता है और आरोप लगने के बाद ट्रायल लगना शुरू हो जाती है। और ये किस तरीके से खत्म होती है? या तो दोष सिद्ध होगा या दोष मुक्त होगा। दोष सिद्ध होते ही उसको दंड दिया जाएगा, दोष मुक्त होगा तो उसको बरी कर दिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं इसमें कौन कौन से सेक्शंस कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो ये दो पार्ट में कवर हो जाता है। जैसे कि आरोप, आरोप आता है तो 234 से 240 तक एक पार्ट आता है, और फिर 241 से 247 तक दूसरा पार्ट आता है। इसमें दो चीजें होती है। सबसे पहले आता है फॉर्म ऑफ चार्जेस, यानी आरोपों का प्रारूप, जो हमारी सीआरपीसी में 211 से 217 के अंतर्गत दे रखा था। ठीक है, तो जब हम सबसे पहले वाले सेक्शन की बात करते हैं 234 की, तो ये बताता है आरोपों की अंतर वस्तु। इसका मतलब कंटेंट ऑफ चार्जेस, मतलब चार्ज लगेगा तो उसमें कौन कौन से कंटेंट डाले जाएंगे। ये वही सेक्शन है जो कि 211 होता है सीआरपीसी में। 212 सीआरपीसी का यानी 212 वो है जो बीएनएस का है 235। समय, स्थान और व्यक्तियों के बारे में विशिष्टियां, यानी क्या होती है ये वाली चीज? पर्टिकुलर एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन की बात की जा रही है। 236 वही सेक्शन है जो 213 है सीआरपीसी का। कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए, यानी व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड। सेक्शन 237 वही है जो सीआरपीसी का होता है 214। आरोपों के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उसका उस विधि में है जिसके वह अधीन अपराध किए। मान लीजिए हत्या का अपराध बताया गया है, जैसे कि आईपीसी में बताया गया है 299 में आपराधिक मानववध और 300 में हत्या। तो अगर ये चीजें बताई गई है तो इसको इसी के अकॉर्डिंग लेंगे। फिर बात आती है 238, यानी गलतियों का क्या प्रभाव होगा, ये बोल रहा है, यानी इफेक्ट ऑफ एरर्स जो होंगे उसका क्या प्रभाव होगा, ये बताया जा रहा है। 215 में आ जाएगा ये। और 216 कहता है 239 जो कि है बीएनएसएस का, न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है। कौन कर सकता है आरोप परिवर्तित?
कोर्ट कर सकता है। तो कोर्ट में ऑल्टर चार्जेस। फिर आता है 240। 240 कहता है जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों को पुनः बुलाना। इसका मतलब रिकॉल ऑफ विटनेस व्हेन चार्ज ऑल्टरेटेड। ठीक है, बात कंप्लीट। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें एक पार्ट बी और है। पार्ट बी क्या मतलब, पार्ट ए में तो हमको आरोपों की अंतर्वस्तु बताई गई, प्रारूप वगैरह बताया गया। फिर आते हैं जॉइंडर ऑफ चार्जेस, मतलब आरोपों का संयोजन। संयोजन कैसे किया जाता है, ये वाली चीजें आएंगी इसके बारे में। तो ये कहां से कहां तक आ जाएंगी, 218 से 224 तक सीआरपीसी में, और 241 से 247 तक बीएनएसएस में। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है 241 सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप, यानी सेपरेट चार्जेस फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस। तो ये आ जाएगा 218 के अंतर्गत। 242 कहता है वही सेक्शन है जो 219 है, एक ही वर्ष में यानी एक साल में, एक ही किस्म के यानी एक तरीके के अपराधों का आरोप का एक साथ लगाया जा सकना। 243 कह रहा है वही सेक्शन है जो 220 है, एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण। सेक्शन 244 आ रहा है, क्या बात कर रहा है, जब इस बारे में संदेह हो कि कौन सा अपराध किया गया है, यानी डाउट है कि कौन सा ऑफेंस किया गया है। सेक्शन 245 कहता है जब वह अपराध जो साबित हुआ है आरोपित अपराध के अंतर्गत आता है। 222 223 आता है, 246 होता है जो बीएनएसएस का, और 223 है सीआरपीसी का। किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा, मतलब ज्वाइंट जो चार्जेस होंगे वो किन किन पे लगाए जा सकेंगे। 247 कहता है कई आरोपों में से एक के लिए दोषित पर शेष अपराधों को वापस लेना। ठीक है, ये वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का है 224। ठीक है, हमने एक तरीके से इसका ब्रीफ देख लिया, एक तरीके से चार्ट में देख लिया कि हमको इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो बात करेंगे नेक्स्ट, महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं कि आरोप क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, आरोप वो होता है जो अभियुक्त को उसके अपराध की जानकारी देने वाला मजिस्ट्रेट के द्वारा किया गया लिखित कथन होता है, और ये न्यायालय की जो प्रोसीडिंग वगैरह होती है उसको आगे बढ़ाता है। और यहीं से क्या होता है, ट्रायल बनता है कि भाई आगे ट्रायल कैसे की जाएगी। और जब ट्रायल खत्म होती है, यानी ट्रायल का जो स्टार्ट होता है वो तो यहाँ से होता है, और जब ट्रायल का एंड होता है तो आरोपकों की या तो दोष सिद्धि होती है या दोष मुक्ति होती है। ठीक है, आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 234 ऑफ बीएनएसएस, सेक्शन 211 सीआरपीसी, आरोपों की अंतर्वस्तु। आरोपों की जब अंतर्वस्तु की बात की जाती है तो जो सबसे पहले बात की जाती है उसमें आया है पॉइंट नंबर 1। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई इस संहिता के अधीन यानी बीएनएसएस के अकॉर्डिंग प्रत्येक आरोप में, मतलब एवरी चार्ज में, इन एवरी चार्ज उस अपराध का कथन होगा। किस अपराध का, जिस पर अभियुक्त पर आरोप लगाया गया है। जैसे मान लीजिए हत्या का आरोप लगाया गया है तो हत्या का कथन होगा। ठीक है, ऑफेंस का कोई स्पेसिफिक नाम ना हो तो अगर भाई किसी चीज का कोई ऑफेंस किया गया, उसका अगर कोई नाम नहीं होगा तो क्या किया जाएगा, अगर नाम नहीं होगा, देखिए अगर अपराध का कथन किया जाएगा हत्या की गई, अगर जैसे कि इस ऑफेंस का नाम है हत्या तो हत्या का जिक्र कर दिया जाएगा कि भाई ए ने हत्या की, है ना। और अगर कोई नाम नहीं हो कि कौन सा अपराध किया गया है तो शॉर्ट में ऑफेंस को बताने वाली डेफिनेशन दी जाएगी कि फलाना व्यक्ति ने घर गया, उसके घर में एंट्री करी, फिर ये किया, फिर वो किया, ऐसे करके पूरा उसको बता दिया जाएगा। फिर अगर कोई सेक्शन दे रखा है जैसे कि 299 आईपीसी और 300 आईपीसी देते हैं जब हम हत्या मानववध की बात करते हैं। ठीक है, तो फिर ये लॉ का सेक्शन लिया जाएगा। यह तथ्य कि आरोप लगा दिया गया है इस कथन के समतुल्य है कि विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक शर्तें जिससे आरोपित बनता है विशिष्ट मामले में पूरी हो गई। मतलब ये लिखा जाएगा कि भाई आरोप तय कर दिया गया है, जो अपराध के तत्व थे उसको यूज करके जो विधि ने जो अपराध की डेफिनेशन दे रखी है उसको बताते हुए बता दिया जाएगा कि भाई ये जो मामला था इसमें ये आरोप तय हो गया है। ठीक है, और जो आरोप होगा उसमें होगी न्यायालय की भाषा। जिस भी कोर्ट में आप केस दायर करेंगे
उसकी भाषा होगी। जैसे कि किसी जगह हिंदी होती है, किसी जगह अंग्रेजी होती है, गुजराती होती है, तो जिस कोर्ट की जैसी भाषा होगी वो वहां पे लगा दी जाएगी। यानी आरोप में न्यायालय की भाषा होगी जो व्यक्ति को समझ में आती हो। अभियुक्त यदि किसी अपराध का पहले दोषी रहा हो तो उसका भी वर्णन किया जाएगा कि मान लीजिए पहले वो, जैसे इसमें हत्या का कहा गया है, तो पहले वो घोर उपति का दंडित किया गया है, दोषी रहा है, तो उस चीज का भी वहां पे वर्णन किया जाएगा। फिर आते हैं 235 बीएनएसएस जो कि है सीआरपीसी का 212। ये बोल रहा है समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशेषताएं, पर्टिकुलर एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। तो क्या होता है इसके अंतर्गत, आरोप में इंचार्ज, अपराध का जो स्थान होता है जहां पे ऑफेंस हुआ है, और उस व्यक्ति के बारे में अपराध की विशिष्टताएं भी लिखनी होगी। भाई कौन सा अपराध हुआ है, किस तरीके से किया गया है। और जब ऑफेंस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मिस एप्रोप्रिएशन का हो, न्यास भंग का हो, दुर्विनियोग का हो, तो इतना पर्याप्त होगा कि वो क्या करे, उन विशिष्ट मदों का, उस राशि का वर्णन कर दे। और पहली और अंतिम तारीख के बीच 1 वर्ष से अधिक का समय नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में। कौन सी तारीख, भाई संपत्ति के संबंध में अपराध है तो उसमें जो समय होगा, ऐसी तारीख जो होगी उसके बीच में पहली और अंतिम तारीख के बीच में 1 वर्ष से अधिक का समय नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मतलब ट्रस्ट की बात हुई, मिस एप्रोप्रिएशन की बात हुई, जो दुर्विनियोग वगैरह की बात हुई, तो जो मदे वगैरह तय की जाएगी जंगम संपत्ति के बारे में होगी, जिनके बाद में तारीखें वारीखें का यूज किया जाएगा। तो जो तारीखें यूज की जाएगी उनमें पहली तारीख और अंतिम तारीख के बीच में 1 वर्ष से अधिक का समय नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं 236 की। कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए, व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टार्टेड। यदि आरोप से अभियुक्त को पूर्ण सूचना नहीं मिलती जिसका उस पर आरोप है, तब उस रीति का वर्णन किया जाएगा जिससे कि अपराध हुआ है। मतलब क्या बोल रहा है कि भाई कैब पर किसी वस्तु विशेष की विशेष समय और स्थान पर चोरी करने का अभियोग है, यह आवश्यक नहीं है कि आरोप में वह रीति उपमंडित की गई हो जिससे चोरी की गई है। ठीक है, ये बोल रहा है कि यदि आपको पता चल रहा है कि सिचुएशन को देखते हुए कि चोरी का अपराध किया गया है, ठीक है, कोई सिचुएशन है उससे आपको पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे चोरी की गई है, तो आपको यहाँ पे ये नहीं बताना पड़ेगा कि भाई कैमरे में आ गया, एक घर के अंदर घुसा था, सोफे पे आराम से बैठा, फिर गया किचन के अंदर, किचन में जाके उसने पानी वानी पिया, पानी वानी पी के आया, फिर आराम से बैठा, फिर उसके बाद वो गया वार्डरोब्स वगैरह चेक करी, उससे ताला नहीं खुला तो वो गया, फिर वहां से कोई चाकू वाकू लेके आया, उसके बाद कोई हथौड़ा वगैरह लेके आया, फिर उसने ऐसा आपको मैनर बताने की कोई जरूरत नहीं होती अगर आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि यहाँ पे चोरी का अपराध हुआ है। ठीक है, बात करते हैं सेक्शन 237 की। बीएनएसएस की बात की जा रही है, वही सेक्शन है जो 214 है, शब्दों का अर्थ निकालना। वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल। तो प्रत्येक आरोप में इन एवरी चार्ज अपराध का वर्णन करने में, अपराध को डिफाइन करने में उपयोग लाए गए शब्दों को उस अर्थ में उपयोग लाया गया समझा जाएगा जो अर्थ उसने विधि के द्वारा दिया गया है जिसके अधीन ऐसा अपराध दंडनीय है। ठीक है, आप किसी भी शब्दों में, मतलब जैसे कि आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि भाई हत्या का अपराध किया गया है, धारा 300 लग रही है, हम यहाँ पे आईपीसी के सेक्शंस को लेकर चल रहे हैं। ठीक है ना, तो आईपीसी के उदाहरण, क्योंकि आईपीसी हमारे जहन में घुसी हुई है, अभी तक दिमाग में घुसी हुई है, तो आईपीसी के उदाहरण हमको बहुत जल्दी समझ में आते हैं। अभी मैं बीएनएस के सेक्शन बोलने लग जाऊंगी तो आप बोलोगे मैम ये तो हमको कुछ भी याद नहीं है। ठीक है, तो उनको समझने में अभी हमको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं बीएनएस से तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पा रहे तो आईपीसी के उदाहरणों को लेकर चलिए, क्योंकि हमारा एम क्या है, हमारा एम है कॉन्सेप्ट को समझने का। तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक आरोप में अपराध का वर्णन करने में उपयोग लाए गए शब्दों को उस अर्थ में उपयोग लाया जाएगा जो उसे विधि ने जो हत्या की डेफिनेशन दे दी है, तो और विधि ने जिस तरीके से उसको दंडनीय बना दिया गया है तो उसको उसी अर्थ में लिया जाएगा, अपनी तरफ से कोई अलग से इंटरप्रिटेशन नहीं किया जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे बोल रहा है 238 बोल रहा है बीएनएसएस गलतियों का क्या प्रभाव होगा, इफेक्ट ऑफ एफर्ट्स। तो गलती का आरोप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इसके दो अपवाद हैं। इसका इफेक्ट होगा अगर उस गलती से कोई जो अभियुक्त होता है वो भुलावे में पड़ गया, वो सिचुएशन को भूल गया, उसको समझ में नहीं आ रही, या फिर उस गलती के कारण क्या हुआ, जस्टिस नहीं हो पाया हो, न्याय नहीं हो पाया हो। आई बात समझ में। चलिए बढ़िया, आगे 239 की बात करेंगे। 239 बोलता है आरोपों में परिवर्तन किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो कौन करेगा 239,
कोर्ट में ऑल्टर चार्जेस, परिवर्तन कौन कर सकता है? न्यायालय कर सकता है। ये वही सेक्शन है सीआरपीसी का जो कि है 216, बीएनएसएस में आता है 239, सीआरपीसी बोलता है 216। आरोप में परिवर्तन कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहले क्या होगा, कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पहले, जजमेंट देने से पहले आरोप में क्या कर सकता है? चेंजेस कर सकता है। तो ये बन जाता है हमारा प्री का क्वेश्चन, ये आरोप में चेंज किस सिचुएशन पे किया जा सकता है? तो निर्णय सुनाए जाने से पहले आरोप में परिवर्तन किया जा सकता है। आरोप में चेंजेस होंगे वो अभियुक्त को पढ़कर सुनाए जाएंगे। कोई भी चेंज कर रहेंगे तो अभियुक्त को यानी कि अक्यूज्ड को पढ़कर सुनाया जाएगा कि भाई ये चेंजेस किए गए हैं। यदि उससे प्रतिरक्षा पर प्रभाव नहीं पड़े तो विचारण आगे बढ़ता रहेगा। मतलब कि उस पर किसी तरीके का अगर कोई उसने आरोप में चेंज किए, उससे अगर कोई गलत इफेक्ट नहीं आया, प्रतिरक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो वो ट्रायल आगे चलती रहेगी और उसमें मेन चार्ज लगता रहेगा। मतलब जैसे जो शुरू में चार्ज लगाया गया था ना, उसी तरीके से प्रोसीडिंग आगे चलती रहेगी। लेकिन अगर प्रतिरक्षा पर प्रभाव पड़ता है तो क्या होगा? उसको स्थगित कर दिया जाएगा। आई बात समझ में? अब आगे बढ़िए। परिवर्तन चेंज आदि ऐसे हो कि पहले मंजूरी जरूरी हो, तो बिना मंजूरी के कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब चेंजेस इस तरीके के किए जा रहे हैं आरोप में कि उसके लिए किसी तरीके का कोई कंसर्ट वगैरह लेनी पड़ेगी, परमिशन वगैरह लेनी पड़ेगी, तो वो लेंगे तभी काम आगे बढ़ेगा, नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 240 की। 240 बीएनएसएस है, वही सेक्शन है जो 217 है किसका? सीआरपीसी का। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे हमारा। जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों को पुनः बुलाया जाना। विचारण यानी कि ट्रायल स्टार्ट होने के बाद साक्षियों को पुनः बुलाया जा सकता है यदि आरोप में किसी तरीके का कोई चेंज किया गया है, कोई परिवर्तन यानी बढ़ावा किया गया है, तो ऐसा किया जा सकता है। फिर आता है पार्ट बी जो बात करता है आरोपों को संयोजन करने की। क्या किया जा रहा है यहाँ पे? आरोपों का संयोजन यानी ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस की बात की जा रही है यहाँ पे। 241 से लेके 247 तक जिक्र किया जा रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले जब हम सेक्शन 241 की बात करते हैं बीएनएसएस की, तो वही सेक्शन है जो है 218 किसका? सीआरपीसी का। सुभिन्न अपराध के लिए पृथक आरोप यानी कि सेपरेट चार्जेस फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस। हर अपराधी अलग अलग होता है तो हर अपराध भी क्या होता है? अलग अलग होता है। ये सेक्शन इस बात की अवधारणा पर चलता है, हर अपराधी अलग अलग तो हर अपराध भी अलग अलग ही होगा। पृथक आरोप होगा तो पृथक आरोप के लिए प्रत्येक अपराध के लिए पृथक आरोप लगेगा और इसकी ट्रायल भी सेपरेट होगी। परंतु अगर अक्यूज क्या करता है, लिखित में आवेदन कर देता है, तो किन्हीं अपराधों का विचारण यानी कि कुछ अपराधों, कुछ ऑफेंसेस की जो ट्रायल होगी वो एक साथ करवा सकेंगे। ठीक है, सेक्शन 242 कहता है बीएनएसएस कि सेक्शन वही है जो 219 है सीआरपीसी का। एक ही वर्ष में यानी एक साल में एक किस्म के यानी एक तरीके के अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जाएगा। तो इसके लिए क्या सिचुएशन होगी कि यदि पहले अपराध से लेके अंतिम अपराध तक सब एक साल के अंतर्गत किए गए, 12 मास में किए गए हैं, यानी कि एक साल के अंतर्गत किए गए हैं, तो सब व्यक्ति एक ही के विरुद्ध किए गए हो या नहीं, एक ही ट्रायल में चार्ज लगाया जा सकेगा। ठीक है, यानी कि ए नाम के व्यक्ति ने एक साल में 4 अपराध किए, 1, 2, 3 और 4, एक साल में 4 अपराध किए, चाहे से उसने एक ही व्यक्ति के विरुद्ध किए हो यानी बी के विरुद्ध किए हो या अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध किए हो यानी सी के विरुद्ध किया हो या डी के विरुद्ध किया हो, तो उसके चार्जेस एक साथ लगाए जा सकते हैं। ठीक है, एक ही ट्रायल में चार्ज लगाया जा सकेगा। एक ही किस्म के अपराध क्या होते हैं? जब बीएनएस जो कि होती है हमारी आईपीसी, लोकल या स्पेशल लॉ में सेम सेक्शन हो, सेम पनिशमेंट दिया गया हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक ही किस्म का अपराध। ठीक है, बात करते हैं आगे 243 की। 243 बोल रहा है बीएनएसएस का सीआरपीसी का वही सेक्शन है जो होता है 220, एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण। एक से अधिक विचारण के लिए होता है तो ट्रायल फॉर मोर देन 1 ऑफेंसेस। इसके अंतर्गत क्या होता है? एक ही समव्यवहार यानी कि सेम ट्रांजेक्शन में किए गए एक से अधिक अपराधों का विचारण। अब ये सेम ट्रांजेक्शन वाली बात हम कहीं और पे भी पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात नहीं कर रही हूँ, इंडियन एविडेंस एक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनके उदाहरण आपको जल्दी समझ में आएंगे क्योंकि अभी तक हमारे जहन में क्या है? सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और आईपीसी अच्छी तरीके से
है। तो इसीलिए आपको इसके उदाहरण दिए जा रहे हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से समझ में आ जाए। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का आता है सेक्शन नंबर 6, वो भी सेम ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, तो आप इसको वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। सेम ट्रांजेक्शन, एक और अधिक काम, तो क्या लगाया जाएगा, एक चार्ज लगाया जाएगा। ठीक है, आप एक तरीके से इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे कि सेम ट्रांजेक्शन होगा, 1 एंड मोर एक्ट होंगे तो 1 चार्ज लगाया जाएगा। फिर आता है दुर्विनियोग या लेखा मिथ्याकरण के लिए एक आरोप लगाया जा सकेगा, यानी मिस एप्रोप्रिएशन के लिए या अकाउंट में कोई मिथ्या वगैरह की गई है तो उसके संबंध में एक ही चार्ज लगाया जा सकेगा और उसका एक ही ट्रायल हो सकेगा, एक ही विचारण हो सकेगा। एक से अधिक परिभाषाओं में आने वाले अपराधों का एक ही विचारण में अपराध लगाए। कोई जो ऑफेंस है वो एक से अधिक परिभाषा में आता है। मतलब मान लीजिए चोरी की गई, तो चोरी करने से पहले उसने गृह भेदन किया, गृह भेदन करने में उसने साधारण उपहति कारित करी। ठीक है, देखते ना चार्ज ऐसे तो होता है। चार्ज को आपको छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि चार्ज पे क्या होता है, हमारे जो जुडिशरी का एग्जाम होता है ना उसमें मेंस में बड़ा क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए चार्ज कैसे लगाया जाता है। ये बोल रहा है एक से अधिक परिभाषाओं में आने वाले अपराधों का एक ही में विचारण किया जा सकता है। चोरी की गई तो चोरी का सेक्शन लग जाएगा, गृह भेदन किया तो गृह भेदन का सेक्शन लग जाएगा, साधारण उपपत्ति की गई तो साधारण उपपत्ति का लग जाएगा। तो ये सारे सेक्शन एक ही विचारण में, एक ही ट्रायल में लगाए जा सकेंगे। कोई कार्य जो प्रत्येक अपराध है से मिलकर एक अपराध बनता है तो उसके लिए एक ही विचारण होगा। ठीक है, कोई कार्य, कई कार्य जो प्रत्येक अपराध से मिलकर बनता है तो उसके लिए एक ही ट्रायल हो सकेगा। ठीक है, आई बात समझ में? आगे बढ़िए। सेक्शन 244 बोल रहा है हमको कि भाई जहां इस बारे में डाउट है कि कौन सा अपराध किया गया है, वेयर इज इट डाउटफुल व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, तो वहां पे क्या चलेगा, तो आप देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं। तो आप लोगों का ये होमवर्क है कि आप क्या करेंगे, जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं उनको एक बार रीड आउट करेंगे। ठीक है, रीड आउट करने से क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ओके। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए बढ़िया आगे। तो बोल रहा है कि वेयर इज डाउटफुल व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, तो तथ्यों से जो साबित हो चुके हैं, मतलब फैक्ट से जो साबित हो चुका है कि कौन सा अपराध बनेगा, तो सभी अपराधों का एक साथ अभियोग लगाया जा सकेगा, एक साथ उसके ऊपर आरोप लगाया जा सकेगा। अपराध एक का लगाया गया, उससे भिन्न अपराध हुआ तो उस अपराध का ट्रायल होगा। मान लीजिए हत्या का अपराध हुआ, नहीं आपराधिक मानव वध का उस पर अभियोग लगाया गया और बाद में पता चला कि हत्या का अपराध हो गया था, तो क्या होगा, उस अपराध का ट्रायल होगा। मतलब हत्या के हिसाब से ट्रायल चलती चलेगी। छोटे अपराधों के लिए दोषित करने वाले के संबंध में नहीं मानी जाएगी। ये सब चीजें छोटे अपराधों यानी कि पैटी ऑफेंस पे नहीं मानी जाएगी। जिसमें छोटे अपराध के बारे में कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें पूरी नहीं हुई हो। मतलब अभी हम पढ़ के आए थे ना, इससे जस्ट पहले वाला चैप्टर, कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें, जो 17 नंबर के चैप्टर में थी, ये उसकी बात कर रहा है। अगर छोटे अपराध के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए जो शर्तें वगैरह अगर पूरी नहीं होती है तो इसके संबंध में ये सब चीजें मानी नहीं जाएगी। वो तो वहीं सॉल्व हो जाता है ना, उसके बारे में बात कर रहा है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 245 की बीएनएसएस के अकॉर्डिंग। वही सेक्शन है सीआरपीसी का 222। जब वह अपराध जो साबित हुआ हो आरोपित अपराध के अंतर्गत आता है। इसका मतलब हो गया छोटे अपराध का आरोप लगाया गया, छोटा अपराध का आरोप लगाया गया, छोटा अपराध बना तो छोटे अपराध का दोषी होगा। अपराध का आरोप लगा, तथ्य उसे छोटा करते हैं तो छोटे अपराध के लिए दोषित किया जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि अगर अपराधी ने कोई प्रयत्न किया गया तो उसको भी दोषी ठहराया जाएगा जब अपराध का आरोप हो। ठीक है, देखिए मैंने इसका क्या कंक्लूजन सार निकाल के लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप इसको देखेंगे ना सीआरपीसी को, तो इसकी लैंग्वेज इतनी क्लिष्ट है कि आप देखेंगे बोलेंगे मैम इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा सेक्शन है, हमको समझ में नहीं आता। तो मैं उसको ब्रीफ निकाल निकाल के आपके लिए लेके आती हूँ। मेरे पास कई बार क्वेश्चन आते हैं, मैम ये कौन सी गाइड है, ये गाइड वाइड नहीं है, मैं नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ आप लोगों के लिए। नोट्स प्रिपेयर करती हूँ, फिर मैं आप लोगों के सामने इसको प्रेजेंट करती हूँ। तो ये कहीं गाइड से कुछ नहीं है, ये अपना है सब कुछ। तो जो आपके लिए अच्छी तरीके से प्रेजेंट करती हूँ तो उसका मान रखिए और आराम से पढ़ते चलिए। ठीक है, आगे बढ़िए। 246 बोल रहा है व्यक्ति जिन पर संयुक्त आरोप लगाया जा सकेगा, यानी कि ज्वाइंट चार्ज किन किन के ऊपर लगाया जा सकेगा उनकी बात की जा रही है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या रहा है, एक ही अपराध और एक ही समव्यवहार का अभियोग हो तो वहां पे ज्वाइंट चार्जेस होगा। दुष्प्रेरण और प्रयत्न का अभियोग होगा तो एक साथ चार्जेस होगा। व्यक्ति जिन पर 12 मास के अंदर यानी कि 1 साल के अंदर संयुक्त रूप से किए गए सेक्शन 242 में एक ही किस्म के अपराध हैं तो उनका भी ज्वाइंट चार्जेस होगा। ये एक ना मेंस में भी आता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
एक ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए भिन्न अपराधों को, मतलब अलग अलग अपराध किए गए हैं तो उनपे भी ये हो सकेगा ज्वाइंट, जो होता ना ज्वाइंट चार्ज लगाया जा सकेगा। चोरी, उद्यापन, छल, आपराधिक दुर्विनियोग का अभियोग है तो भी ज्वाइंट चार्जेस हो सकेगा। चैप्टर 10 बीएनएस में कूटकेस सिक्के के संबंध में अपराध है तो वहां पे भी ज्वाइंट चार्जेस हो सकेगा। और बीएनएस के सेक्शन 3172 क्लॉज 5 के संबंध में अगर अपराध का अभियोग है तो भी यहाँ पे ज्वाइंट चार्जेस हो सकेगा। बात आई समझ में? 7 पॉइंट है, इनको कनेक्ट करते हुए चलिए। और जहां पे आपको बीएनएस से कनेक्शन मांग रहे हैं कि भाई इसको बीएनएस से कनेक्ट किया जा रहा है, सेक्शन बताए जा रहे हैं, तो बीएनएसएस के लिए बीएनएस की जब पढ़ रहे हो तो बीएनएस के एक्ट को भी साथ रख लो। ये मना थोड़ी ना कर रहा है कि मुझे अपने पास मत रखो, और साथ साथ इनके सेक्शंस को देखते हुए चलिए, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे, बात कर रहे हैं 247। 247 क्या बात कर रहा है? कई अपराधों में से एक के लिए दोष सिद्धि पर शेष अपराधों का शेष आरोपों का वापस लेना। इसका मतलब हो गया विड्रॉल ऑफ रिमेनिंग चार्जेस ऑन कन्विक्शन ऑन वन ऑफ सेवरल चार्जेस। तो क्या होगा, अगर उसने क्या किया, कई आरोपों के लिए उस पर दोषित किया गया है और जो बचे हुए जो आरोप है उनको अगर वापस ले लिया गया तो वापस लेने का ये इफेक्ट आएगा कि उसका प्रभाव होगा दोष मुक्ति। आई बात समझ में? कन्विक्शन हो जाएगा वो, ठीक है ना, कन्विक्शन हो जाएगा। अगर उसको दोषित किया गया तो कन्विक्ट हो जाएगा, और अगर दोषित नहीं किया गया तो दोष मुक्त हो जाएगा। आई बात समझ में कि भाई अगर उससे आरोपों को वापस ले लिया गया तो वापस लेने का प्रभाव होगा दोष मुक्ति। याद रखिएगा ये चीज। देखिए आगे लिख रहा है, दोष सिद्धि अपास्त हो गई तो उक्त न्यायालय ऐसे वापस लिए आरोपों की इंक्वायरी ट्रायल में आगे कार्रवाई कर सकता है। अगर ये दोष सिद्धि खत्म हो जाती है, अपास्त हो जाती है, तो उक्त न्यायालय ऐसे वापस, मतलब जो भी न्यायालय होगा, ऐसे वापस लिए गए आरोपों की इंक्वायरी ट्रायल में आगे की कार्यवाही कर सकता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा चैप्टर 18 हम लोगों ने कर लिया है। किसके संबंध में था? चार्ज वाला चैप्टर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा। और अगर ऐसा लगे कि हमारे समझ में नहीं आया है तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं, ठीक है ना, आपके पास ये अवेलेबल है, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है ना। इसके बाद हमारा ट्रायल वाले प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जैसे सेशन न्यायालय के समक्ष ट्रायल, आगे जो होती है ना ट्रायल वगैरह, ये वाला पोर्शन शुरू हो जाएगा। तो अब आगे के चैप्टर्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो आपको इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, अपने दोस्तों को डी लॉ जंक्शन के साथ जोड़ना है, ठीक है। और मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।